हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर सहित यहां पर आपको वीडियोज लेक्चर लेकर आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने प्रोवाइड कर दिए। जैसे आप लोगों को 40-40 क्वेश्चन के हिसाब से 3 वीडियोज लेक्चर हमने प्रोवाइड किया। बहुत सारे बच्चे कहते सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो हम अब बच्चों स्ट्रेटजी बना लिए हैं कि हर एक वीडियोज लेक्चर में किसी में 10 किसी में 15 क्वेश्चन और आपको समझा करके यहां से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बस देके जाएंगे, पूरा चीज यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए एमपी बोर्ड के लिए बच्चों हम काम कर रहे हैं। और मैं गारंटेड कहता हूं कि आप एमपी बोर्ड के लिए कोई भी चैनल सर्च कर लो, आपके लिए हेल्पफुल जितना हमारे चैनल में कंटेंट मिलेगा वो आपको एमपी में कहीं कोई भी यूट्यूबर है जो कि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य हुआ कि एमपी के जितने भी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल बच्चों फेक पेपर चीजें देखने को मिलती है। 12th क्लास के लिए हमारा चैनल स्पेशल है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लास्ट तक जुड़े, खुद आपको समझ में आएगा कि आज क्या कंटेंट हमने तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हो सकता है आप लोगों से इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, लेकिन एक बार सुन लेना, रिवीजन हो जाएगा। मोल प्रभाज किसे कहते हैं बच्चों, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। एक बिलियन की भी परिभाषा आज के इस क्वेश्चन में, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। बिलियन में 2 घटक होता है बच्चों, एक ए और एक बी। यहां पर जो आपका ए होता है ये आपका होता है विलायक। क्या होता है बच्चों, विलायक। और दूसरा जो घटक होता है उसका हम बोलते हैं विलेय। इसके मोल की संख्या को हम बोलते हैं Na और इसके मोल की संख्या के Nb। ठीक है, अब जैसे बच्चों हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो बिलियन में उपस्थित किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं ए का, तो इसके मोल की संख्या को ऊपर रखो और दोनों के मोल की संख्या को नीचे रखो। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि एक घटक के मोल की संख्या और समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। फिर से समझो, बिलियन में उपस्थित किसी एक अवयव या एक घटक के मोल की संख्या, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो। जैसे हम विलेय की बात करते हैं तो विलेय के मोल की संख्या को ऊपर और नीचे, बिलियन में जो दोनों घटक हैं वो दोनों के मोलों की संख्या का योगफल नीचे। तो बिलियन के किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात ही आपका मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मोल प्रभाज कहलाता है। ये मैं आपको समझा दिया। जैसे कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है कि मान लीजिए इसके मोल की संख्या को हम कैपिटल एन, इसके मोल की संख्या को स्मॉल एन, तो हम बच्चों कहीं ना कहीं एक्स ए निकालेंगे तो कैपिटल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, या एक्स भी निकालेंगे तो एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ये किसी आधार पर आप कर सकते हो, निष्कर्ष वही निकलेगा। बिलियन के किसी एक घटक या एक अवयव के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, यहां पर हम बच्चों एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। यहां पर केवल टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। जो बच्चे टाइम पास करने के लिए हैं वो बिल्कुल आप चैनल को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि 2 आपके पास घटक है, मोल संख्या n और कैपिटल N है, तब हम विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय की मोल की संख्या को ऊपर रख दिया क्योंकि विलेय की मोल की संख्या स्मॉल n है, विलायक की मोल की संख्या कैपिटल N है। तो जिस भी घटक के हमको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर और नीचे बिलियन का समस्त घटक का मोलों की संख्या। ठीक है, चीजें क्लियर। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बिलियन किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, 2023 के पूछे गए प्रश्न है। 2023 में, 2022 में, 2021 में, इसके पहले विगत वर्षों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इसे सारे प्रश्न आपको 2022 में मिल जाएंगे देखने को, 23 में। तो आप लोग प्लीज, मैं यदि आपसे कह रहा हूं भाई साहब पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिलियन किसे कहते हैं बच्चों, 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को जिनके रासायनिक संगठन को कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्येक बिलियन में 2 घटक विलायक और विलेय होते हैं। यदि आ जाता है 2 नंबर में तो ऐसा ही लिखना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, बिलियन कहते हैं, जिनकी रासायनिक संगठन को कुछ सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, बिलियन में 2 घटक होते हैं, एक तो आपका होता है विलेय, दूसरा होता है आपका विलायक। आगे देखिए बच्चों, लवण सेतु क्या करता है बताओ, 2 बिलियनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है, ये विद्युत परिपथ को पूर्ण होता है। इसके कारण दोनों बिलियन आपस में नहीं मिलते हैं, दोनों बिलियनों की विद्युत को उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु के कार्य, 2 कार्य आपको तैयार करना है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में 2 पात्र होते हैं बच्चों, दोनों पात्र में एक एक इलेक्ट्रोड रहता है। इस इलेक्ट्रोड को हम
इसके माध्यम से जोड़ देते हैं एक चालक तार के माध्यम से, और बीच में दोनों विलयनों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से बच्चों? लवण सेतु। यही लवण सेतु दोनों के उदासीनता को बनाए रखता है ना। दूसरा चीज, ये संपर्क में रहता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, और इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों विलयन मिल जाएं। जैसे आप कुछ खाली चीज, क्योंकि आपका यू आकार के कांच का नली होता है जिसके अंदर अगर अगर की जेली भरी रहती है, तो कहीं ना कहीं लवण सेतु क्या करता है, दो आपके पास पात्र होते हैं विद्युत रासायनिक सेल में, और दोनों में उदासीनता को बनाए रखता है और विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक। अगला नंबर बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम। देखिए सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और यहां पर आपका रिवीजन हो रहा है। 10 मिनट में आप यहां पे 10 प्रश्न पढ़ के जाओगे, 10 प्रश्न रिवीजन करके जाओगे, ये मैं गारंटेड कहता हूं, जितना आप घर में 1 से 2 घंटे में पढ़ोगे बच्चों। प्रथम नियम क्या है? जैसे मान लीजिए किसी भी आपके पास एक विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघट पदार्थ है, उसमें एक इलेक्ट्रोड डुबा दिए, और जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर पदार्थ मुक्त होती है। ठीक है, तो पदार्थ जो मुक्त होती है उसकी मात्रा धारा प्रवाहित के समानुपाती होता है। यानी कहीं ना कहीं किसी भी विद्युत अपघट में डूबे इलेक्ट्रोड के माध्यम से जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी हमने जैसे आपको विद्युत रासायनिक सेल में ही देख लेना, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, जैसे ही परिपथ को पूर्ण करते हैं परिपथ में धारा बहने लग जाती है और पदार्थ मुक्त होते हैं जो कि इलेक्ट्रोडों के पास जाकर जमा होते हैं। तो इलेक्ट्रोडों के पास जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है धारा प्रवाहित के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा प्रवाहित के अनुक्रमानुपाती मतलब आवेश के समानुपाती, और आवेश का सूत्र होता है धारा गुणे समय। समानुपाती हटाएंगे तो ZIT हो जाता है। ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं आई धारा बहा दिया है। हमने क्या कहा भाई, एक हमारे पास मान लीजिए हम यहाँ पे दे लेके चलते हैं एक पात्र, इसमें आपका विद्युत अपघट पदार्थ है और एक इलेक्ट्रोड डुबा दिया गया और इसको किसी अन्य परिपथ के माध्यम से जोड़ दिया गया। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर पदार्थ मुक्त होगा, विद्युत अपघट होगा बच्चों। जैसे प्लस है तो ऋणात्मक भाग यहाँ पर जाकर एकत्रित होगा, या कि माइनस है तो धनात्मक वाला भाग यहाँ पर जाकर एकत्रित होगा। तो इस पदार्थ की मात्रा जो है, जो W है वो समानुपाती होगा टोटल आवेश पर। कितना आवेश है इस पर, और ये जो आवेश होता है बच्चों, ये आवेश जो होता है समानुपाती है धारा गुणे समय के, और जब समानुपाती हटाते हैं तो आपका Z नियतांक लग जाता है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, ZIT। ये आपका फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम हो गया। अगला प्रश्न देखो जो कि आपके चैप्टर 3 से है, न्यू NCERT के आधार पर। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। हाँ बच्चों, 2 अंतर है तो 2 अंतर ही तैयार करना, मैं आपसे 4 अंतर यहाँ पे नहीं कहूंगा तैयार करने के लिए। ठीक है, आणविकता क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें बच्चों अभिकारक होता है, अभिकारक A + B मिलकर के उत्पाद C + D का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया में कितने अणु की संख्या भाग ले रही है वो आपकी आणविकता कहलाती है। और अभिक्रिया की कोटि क्या है? भाग लेने वाले भी परमाणुओं में कितने अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोग यहां से दौड़े किसी को मारने के लिए, तो 10 लोग अणुओं की संख्या हो गई, लेकिन वहां पर जैसे ही पहुंचे तो वहां पर 3 लोग ने लड़ा, बाकी 7 लोग किनारे हो गए। तो वास्तविक रूप से लड़ाई कितने लोग की है? 3 लोग। तो आपकी अभिक्रिया की कोटि हो गई। समझ में आया? एक गिलास पानी लिया अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए, तो एक गिलास में जितने अणु होंगे वो आणविकता है, लेकिन पता चला वहां पे 85 अणु रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराए तो उसकी अभिक्रिया की कोटि कहला जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जितने भाग ले रहे हैं वो आणविकता या अणुसंख्यता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो क्रिया दर का निर्धारण करते हैं, ठीक है, जिनके सांद्रण पर अभिक्रिया निर्भर करती है, वो अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन होता है, मतलब जिनका सांद्रण बदल जाता है, अभिक्रिया उनके माध्यम से संपन्न हो रही होती है, तभी तो सांद्रण परिवर्तन होगा, वो अभिक्रिया की कोटि हो गई। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि लड़ाई करने 10 व्यक्ति दौड़े, 10 के 10 क्या कहला गए? अणुसंख्यता, अणुओं की संख्या या आणविकता। लेकिन वास्तविक रूप से जो वहां पर जाकर के मान लीजिए लड़ाई किए, जैसे 3 लोग ने ही पीटा किसी व्यक्ति को, तो 3 लोगों के हो सकता है शरीर में चोट आ जाए, हो सकता है कोई बेहोश हो जाए, उनके शरीर में परिवर्तन होगा। ऐसे ही अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता, लेकिन जिनके सांद्रण में परिवर्तन हो जाए अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह सैद्धांतिक पद है, यह प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यह हमेशा पूर्णांक होता है।
इसमें फ्रैक्शन होता है बच्चों, प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्नात्मक हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, इसका भिन्न भी हो सकता है, भिन्नात्मक कोटि का जो मान है भिन्नात्मक हो सकता है, इसका मान शून्य नहीं होता, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता, और कोटि शून्य भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहां पर अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था। लो भैया 2018 में और 23 में ये अभिक्रिया की कोटि पूछा गया था, और भैया 18 और 23 में आपका ये अभिक्रिया की दर स्थिरांक, मतलब दोनों चीज पूछा गया था। 18 में भी 23 में, हो सकता है 24 में आ जाए, प्लीज यार तैयार कर लेना। 23 में आपका एक आया था प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, यार 19 में आया था। ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ना मत। चलो भाई, अभिक्रिया की दर पहला देखो, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर क्या है? समय के साथ अभिकारक में परिवर्तन या उत्पाद में परिवर्तन। भाई अभिकारक में परिवर्तन मतलब जैसे मान लीजिए दूध से दही बन रहा है, तो दूध में धीरे धीरे कमी आएगी, तो अभिकारक में कमी आएगी, और दही उत्पाद है, उत्पाद में धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होगा, तब अभिक्रिया की दर होगी। और जो दर स्थिरांक का मान है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों। दूसरा, इसका इकाई मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स और समय इनवर्स, मतलब सेकेंड इनवर्स होता है। मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स, और इसका दर स्थिरांक, इसकी जो इकाई है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, फिक्स नहीं रहता, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो यदि अभिक्रिया की दर की बात करें तो साम्यावस्था में अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, मतलब जितना अभिकारक में कमी होगा उतना उत्पाद में वृद्धि होगा। लेकिन ये भाई साहब जो दर स्थिरांक है उस साम्य अवस्था में अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक के अनुपात के साम्य स्थिरांक होता है, मतलब अनुपात पर साम्य स्थिरांक होता है। तो दो ही अंतर तो तैयार करना है, और 2 नंबर का तो फटाफट तैयार कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो पहला आपने देखा बच्चों, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इसका इकाई मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है, यानी समय इनवर्स कह सकते हैं। इसका जो मान है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें अग्र और पश्च साम्य अवस्था में रहता है, जबकि इसमें नहीं रहता है। चीजें क्लियर है? 2 अंतर आपको तैयार करना है। यहां पर बच्चों अगला प्रश्न आपके लिए है, आपको लिखना है आयुपेशी नामनक्लेचर। तो आयुपेशी नामनक्लेचर के लिए थोड़ा सा कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, और भाई साहब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप लोग क्यों ना अच्छे तरीके से तैयार कर लें, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लें। देखो यहां से होता है ये धनात्मक भाग और ये ऋणात्मक भाग। तो पहले हम इसका नाम लिखते हैं बच्चों, तो यहां पर 6, तो 6 को लिखेंगे हेक्सा, और ये आपका एमीन, 6 हेक्सा एमीन। और धनात्मक में कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखते हैं, कोई 8 नहीं जुड़ता, यदि ऋणात्मक होता तो 8 जुड़ता। अब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी, और यहाँ पे क्लोराइड। आप कहोगे सर ऑक्सीकरण संख्या कैसी आ गई 3? तो देखो भाई, हमको जिसको निकालना है एक्स करना है। आपका अमोनिया उदासीन है, 6 है, भले कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 3 है, और एक क्लोरीन का -1, टोटल 0 करो तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा, ध्यान रखना। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ऐसे ही इसका करोगे बच्चों K2Ni, ठीक है, फिर आपका Cn का होल 4। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां से काटूंगे धनात्मक या ऋणात्मक। पहले धन वाले को लिखते हैं, पोटेशियम, इसकी संख्या कितनी है इससे लेन देन नहीं है। धनात्मक में कोई भी धातु परमाणु इसकी संख्या को नहीं लिखी जाती। अब इसमें लिखेंगे बच्चों 4, तो आपका मोनोडाई टाई टेट्रा, टेट्रा, और फिर बच्चों हो जाएगा साइनो, टेट्रा साइनो, साइनाइड है ना, तो साइनो। और फिर निकिल, हमने कहा ना कि निकिल को निकिलेट लिखेंगे। 8 क्यों लिखेंगे सर? इस बार ऋणात्मक है, यहाँ पे ये धनात्मक था केंद्रीय धातु परमाणु, इसलिए कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख दिए, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है इसलिए निकिल को निकिलेट लिख दिए। इसलिए समझा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो सके। ऑक्सीकरण संख्या 2 कैसे आएगा? तो 4 निगेटिव 2 पॉजिटिव। कैसे सर? Cn 1 निगेटिव होता है, 4 होगा तो -4। पोटेशियम 1 पॉजिटिव होता है, 2 है तो +2, -4 +2 कितना होगा? -2, पक्षांतर कर +2 आ जाएगा। अरे सर समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं है यार, फिर से समझाता हूं। पोटेशियम 2 × 1 धन निकिल x हो जाएगा, साइनाइड का -1, टोटल कितने? 4 बराबर 0, तो 2 धन x - 4 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। भैया ये रोमन संख्या से दर्शाया जाता है। चीजें क्लियर? चलो आगे देखते हैं भैया। ये क्वेश्चन देखो, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। क्या बात है, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु क्या कहलाता है? जैसा कि अभी आपने समझा
कि एक उपसहसंयोजी यौगिक है, ये निकिल, यही हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, ये उपसहसंयोजी यौगिक है, ये निकिल आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पर ये उपसहसंयोजी यौगिक है, कोबाल्ट यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है। थोड़ा सा देखिए, ऑक्सीकरण संख्या एक समन्वय परिसर के केंद्रीय परमाणु का आवेश होता है यदि इसके चारों ओर के सभी बंध आयनित बंध हों। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो ऑक्सीकरण संख्या एक रूप से कौन है भाई, क्या है, तो निकिल, निकिल केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश होगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या है। मतलब यहाँ पर निकिल पर 2 आवेश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा चीज, किसी भी उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, क्योंकि उस पर कोई आयन नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु पे जितने आयन है वो उस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, किंतु वह अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों को खो देना मतलब जब किसी चीज को आप दे देते हैं बच्चों तो धनात्मक रूप में हो जाते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है। इसके फलस्वरूप उस पर आए धनावेश की संख्या उस धातु की ऑक्सीकरण संख्या अथवा ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। कितना बढ़िया सिंपल तरीका है। कहने का तात्पर्य हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश होगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। ये सबको क्लियर है। यदि मान लीजिए कोई केंद्रीय धातु परमाणु उदासीन है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, किंतु यदि जब वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस पर धनावेश चार्ज आ जाते हैं, और धनावेश चार्ज आ जाते हैं जितना वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे यहां पर कॉपर यदि 0 है तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +2 ऑक्सीकरण संख्या आ गई है। ठीक है, इतना लिख दोगे बराबर नंबर मिलेंगे। यहां पर इसका समझाया हुआ है कि इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, ठीक है, जिसके फलस्वरूप पर 2 धनावेश आ गया, अतः हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपका m क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका घात है, यही x ऑक्सीकरण संख्या है, y यहां पर बच्चों आपका एक प्रकार से क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहां पर और लिगेंड जुड़े होंगे, पावर में n है, मतलब इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इसके आगे आपको डिटेल नहीं है। यहां पर आप समझ सकते हो जैसे केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु है, तो यहां पर बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी Fe की सॉरी आयरन की, तो इसको हम क्या करेंगे, x करेंगे। साइनाइड का 1 निगेटिव होता है, 6 साइनाइड है, और टोटल में आयन है बच्चों, ये n का मतलब है टोटल आयन, यहाँ पर x की ऑक्सीकरण संख्या, टोटल आयन है यहाँ पर, तो टोटल हम निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करके, है ना, ये माइनस में आएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, घट करके 2 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक, इतना डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप यदि यहाँ तक भी लिख देंगे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में यहाँ तक तो काफ़ी है। ठीक है, चलिए, हालांकि पूरा लिख दिया जाता है ताकि जो बच्चा यदि तैयारी करता है तो बढ़िया तैयार कर ले। उपसहसंयोजी संख्या की परिभाषा उदाहरण से ही समझाओ, कितना बढ़िया। उपसहसंयोजी संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जैसे हमारे पास देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु है, कोबाल्ट है Ni, इसका नाम कोई बताएगा, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन कर देंगे, थर्ड आयन हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये निगेटिव है बच्चों, निगेटिव है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डाई साइनो, यहाँ पर आपका निगेटिव है तो ये अर्जेंटेट हो जाएगा, और यहाँ पर 3 निगेटिव है, मतलब 2 निगेटिव इधर जाएगा तो फर्स्ट आयन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हो। अब इसमें देखिएगा, केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा सीधे जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु से ये जो धातु आयन है सीधा बंध से जुड़ा रहता है। लिगेंड की संख्या को केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु पे कितने लिगेंड जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिगेंड है, उपसहसंयोजी संख्या 2 है, यहाँ पे 6 लिगेंड है तो उपसहसंयोजी संख्या कितना है, 6 है। सीधा सिंपल है कुल मिलाकर के कि उपसहसंयोजी संख्या की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या ही आपकी बच्चों उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रेट समावयवता क्या है। जब किसी संकुल के उपसहसंयोजक मंडल के भीतर और बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता हो जाए, जल के अणु अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो फिर हाइड्रेट समावयवता पाया जाता है। मैंने एक समावयवता का सेपरेट वीडियो बनाया था बच्चों। समावयवता के सेपरेट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई साहब यदि आप लोगों का मान लीजिए आयन कोई स्थानांतरण होता है तो फिर आयनीकरण समवयवता होता है, लेकिन जल के अणुओं का यदि स्थानांतरण हो जाए, जैसे यहां पर 6 जल का अणु है, ठीक है, यहां पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां पर 5 बचा, 1 बाहर चला गया, फिर यहां पर 4 बचा, 2 बाहर चला गया, तो इनका रंग बदल जाता है। ये बैगनी रंग था, ये हरा रंग हो गया, ये गहरा हरा हो गया। तो ये आप लोग इस यौगिक का 3 हाइड्रेट समावयवता, यहां पर आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई कि एग्जाम्पल ना लिखो नंबर मिल जाए, तो एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब। पूरे बुक का निचोड़ क्वेश्चन लेकर आता हूं और ढूंढ ढूंढ के लाता हूं बच्चों, इसलिए आप लोग भाई
यहां पर कंजूसी नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट, ठीक है, क्यों, ताकि ऐसे ही हम आपको वीडियोस देते रहें। तो हाइड्रेट समव्यवस्था में क्या हो गया कि भाई साहब कोई भी उपसंयोजी यौगिक है उसमें जब जल के अणुओं का क्या होता है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर विनिमय होता है, तो फिर वहां पर हाइड्रेट समव्यवस्था होती है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ पर H2O की संख्या 6 है, लेकिन जब एक बाहर चला गया तो 5 बचा, 2 बाहर चला गया तो 4 बचा। इनका थोड़ा सा रंग बदल जाता है। इटार्ड अवक्रिया, ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग स्वयं करेंगे बच्चों, ठीक है। इटार्ड अवक्रिया पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इसको आपको करना पड़ेगा। यहां पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग बताओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान आप सब जानते हो कि COOH यदि एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। फार्मिक अम्ल रबर में लेटेक्स के लिए स्कंदी कारक के रूप में, चर्म शोधक के रूप में तथा विद्युत लेपन में किया जाता है इसका उपयोग। एस्टिक अम्ल का विलायक के रूप में खाद्य उद्योगों में विनेगर तथा सिरके के उपयोग में किया जाता है। प्लास्टिक बनाने में या सिल्क बनाने में या रेशम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कई सारे उपयोग हैं, 2 उपयोग। अब इसको कहोगे सर कि हम इसको समझाएं, तो उपयोग वगैरह हम समझाने के लिए यहाँ पे नहीं बने हैं, इसको तो आपको 1-2 बार पढ़ना है, याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बार यदि पढ़ लेंगे, सबसे पहला आपको यदि एक लाइन में लिखना है तो एस्टिक अम्ल का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में करते हैं, सीधा पंडा एक पहला लिख देना। दूसरा यहां पर लिख देना फार्मिक अम्ल का उपयोग उद्योगों में, चर्म शोधक में, जैसे मान लीजिए चमड़े का कोई वस्तु बनाया जाता है उसका शोधन करना है तो उसमें विद्युत लेपन में किया जाता है। बस सिंपल है, फार्मिक अम्ल का उपयोग विद्युत लेपन में करते हैं, ठीक है। रबर में स्कंदी कारक के रूप में किया जाता है, चर्म शोधक में करते हैं, एस्टिक अम्ल का खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के रूप में करते हैं, ठीक है। सिरके के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, कृत्रिम रेशम बनाने में। तो ये चीज आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसे आप सोचते कभी नहीं पूछा जाएगा और वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिर आप लोग कहते हो सर क्वेश्चन हमने कभी मिला ही नहीं था, हमने करा ही नहीं था, नहीं तो बन जाता। इटार्ड अवक्रिया क्या कहलाता है बच्चों? टालुइन के साथ क्रिया कराई जाती है क्रोमिल क्लोराइड की, ठीक है। तो एक जटिल यौगिक बनता है और जटिल यौगिक के बाद टूटने से बेंजल्डिहाइड बनता है, मतलब टालुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने की अवक्रिया यहां पर इटार्ड अवक्रिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा। क्रोमिल क्लोराइड है। अब कहोगे सर जब इतना समझाई दिए तो आखिरी अवक्रिया में क्यों धोखा? चलो समझाई देते हैं भाई साहब, ताकि आप लोगों को दिक्कत भी नहीं हो सके। पहले फिलहाल आप इतना समझो कि भाई साहब इटार्ड अवक्रिया में, अवक्रिया कोई भी अवक्रिया कैसे याद करना पड़ता है, आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है ना कि इटार्ड अवक्रिया है तो अब कैसे समझ में आएगा। ये पहला प्रोसेस ये तैयार रहना चाहिए आपके मन में कि इटार्ड अवक्रिया आ गया तो हमारा ये टालुइन से बनता है बेंजल्डिहाइड, टालुइन से बेंजल्डिहाइड। अब क्रिया किससे कराई जाती है? तो बच्चों इसको क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है। तो देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके बताता हूं बच्चों। ये मेरे पास क्या है, सबसे पहली बात तो ये मेरे पास टालुइन है, टालुइन में CH है, 2 H और जुड़े हैं, ठीक है। इसी H के साथ खेला होगा, CrO2Cl2 है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें होता कैसे बच्चों, यहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, क्रोमियम है, इसके साथ Cl2 जुड़ा है और ये ऑक्सीजन एक H को उठा करके OH बना लेगा, तब ये दोनों यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेगा देखिएगा, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे कार्बन है, CH है, यहां पे 2 चीज जुड़ जाएंगी, ऑक्सीजन आकर बंध बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आकर बंध बनाएगा, क्रोमियम के साथ इधर जुड़ा ही है, इसके साथ Cl2 भी जुड़े हैं और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, OH हो जाएगा। बाकी अगले स्टेप में ये खत्म और ये CHO बचेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, CHO बचा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो इटार्ड अवक्रिया में कैसे आपको तैयार करना भाई कि हमारे पास टालुइन है, टालुइन की क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया कराई हमने, बेंजल्डिहाइड मिल गया। इस तरीके से आपको तैयार करना है और मेरा मुख्य उद्देश्य था बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करूं और यदि क्वेश्चन के साथ आपको समझा भी देता हूं तो आपका और प्लस पॉइंट हो जाता है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग विधिवत तैयारी भी कर रहे होंगे और लगातार आप लोगों के लिए क्लास दिया जा रहा है, तो क्यों ना भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ही आएंगे, हर सब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। और अभी तक जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं यदि, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।